1,60,000 लोग आउटर कंट्री के बैठे हुए हैं, सारी कंट्रीज के, वो आपके नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट दे रहे हैं आपकी वजह से, तो आपको कैसा फील होगा? जहाँ मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, वहाँ स्पोर्ट्स काम करता है। प्रेशन से कुछ नहीं होगा, काम करना जरूरी है। इतनी पावर है जैसे पैरा स्पोर्ट्स में, आपको क्या लगता है क्यों इतनी पावर आ जाती है लोगों में? क्योंकि वो सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो पहले जीवन से हार चुके होते हैं और वो फाइट कर रहे होते हैं। कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी आई रास्ते में? अब सिंपल फैमिली से कोई बंदा उठ के आएगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सबसे पहले उसके सामने आएंगे। फेलियर हो रहा है बार बार, तो फिर मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँ? तो मैं आंख बंद करके बस ये सोचता हूँ मैं कर भी रहा हूँ। लाइफ पे एक मूवी बने, उसका क्या टाइटल होगा? फाइटर। और कभी ऐसा भी हुआ कि बस अब नहीं होगा, अब मैं अब कुछ करना चाहता हूँ? 2019 अर्जुना अवार्ड, खेल रत्न, पद्मश्री एंड 2 टाइम पैरालंपिक मेडलिस्ट। इन्होंने काफी ऊंचाइयां छुई हैं, पर ऑनेस्टली इनकी स्टोरी सिर्फ हाइट की नहीं, लीप की है। बट टुडे इज नॉट अबाउट हिज अचीवमेंट्स। आज बात होगी उनकी रियल लाइफ जर्नी की, वो मोमेंट्स की जो मेडल्स के पीछे होते हैं। प्लीज वेलकम प्रवीण कुमार, इंडियन पैरा हाई जंपर, टू द क्वेस्ट टॉक, जहां बातें सिंपल नहीं एपिक होती हैं। हाय प्रवीण, वेलकम टू द क्वेस्ट टॉक। और कैसा लग रहा है? अभी तो सर अच्छा लग रहा है, बाकी पॉडकास्ट के बाद पता चलेगा। नहीं, मैं पॉडकास्ट का नहीं पूछ रहा, वैसे एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, इतनी लंबी जर्नी रही है। सोचा था शुरू में कि कभी यहाँ तक पहुंचोगे? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था। हाँ। बस माइंड में इतना था कि यार एक बार देश के लिए मेडल लेके आना है बस। अच्छा। लेकिन ये टारगेट तो बाद में कोच साहब ने मेरे को दे दिए, हाँ। धीरे धीरे अचीव हो रहे हैं और बहुत ही सारे टारगेट्स अभी बचे हुए हैं, अच्छा। तो उन पर भी वर्क करना है। अच्छा, तो जैसे हम क्वेस्ट की बात करते हैं कि सबका क्वेस्ट है, लाइफ का गोल कह सकते हो आप, लक्ष्य कह सकते हो, और वो भी एक ऐसा गोल जो शायद आप चेंज हो, जैसे आप कभी कभी 2 मीटर है, फिर कभी 2.8 हो गया, फिर 2.10 हो गया, फिर 2.15 हो गया, तो क्वेस्ट ऑल्सो नेवर एंड्स। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई जर्नी की ये पैरालंपिक्स में और हाई जंप में? पहले पहले मैं ये नहीं था कि मेरा कि मैं स्पोर्ट्स करूंगा। पहले बचपन में कैसे थे आप? बचपन में तो थोड़ा चुपचाप रहने वाला। अच्छा। मैं ऑब्जर्व ज्यादा करता स्टार्टिंग से अच्छा। कि कोई इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा है या फिर कोई इंसान कौन सी चीज कैसे कर रहा है। अच्छा, वो सब और चीजें ये मैं पहले होगा से अराउंड 6-7-8 इयर्स? कब का याद होगा आपको थोड़ा? मैं जब 5th-6th में था, क्लास 5-6 में, मतलब 11-12 साल के जब थे? हाँ, तब अच्छा। से चीजें समझ में आने लगी थी कि कौन सी चीज कैसे होती है और कोई अच्छा। इंसान कहाँ बोल रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अपनी एज के बच्चों के साथ नहीं रहा हूँ। अच्छा। मैं जैसे मैं 10-12 का था तो मैं 20-25 साल उनके साथ रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ऐसा क्यों? लोग अपने साथ रहने नहीं देते थे। अच्छा। अब आप सोचो एक टीम बनाई है, क्रिकेट टीम, उसमें मैं खेलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला भाई 10-12 साल के सारे बच्चे हैं कि मेरे को अपने साथ खेलना है, तो उनको तो स्ट्रॉन्ग पर्सन ही चाहिए ना, क्योंकि उन्हें गेम जीतना है। बच्चे हैं तो वो तो मेरे को बाहर ही रखेंगे ना। तो वो तभी से कुछ चीज़ों में मेरे को पीछे छोड़ा गया था स्टार्टिंग से ही। ना खिलाना, ना साथ में घुमाना, पार्टीज या फिर बर्थडे पार्टी हुई उसमें ना लेके जाना। तो इसकी वजह से जो जो लोग उस एज से बड़े थे, मैच्योर थे, वो चीज़ें सब चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, देखते थे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कि मतलब वो मेरे को अपने साथ ले जाते थे। अच्छा। कि चल प्रवीण तू मेरे साथ चला। अच्छा, इनको कौन छोड़ से कोई शहर बात में नहीं। थे आप तब बचपन में? मैं गांव में था, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़, ये जेवर एयरपोर्ट के पास ही, अच्छा, यूपी। ओके। लेकिन क्या कोई जो डिसेबल्ड बच्चा है, मान लीजिए कोई 10-12 साल का है, अनफॉर्चुनेटली कोई किसी तरह की कोई कंडीशन है, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? वो भी कैसे सोच रहा होता है कि मैं, हाँ, वो भी अपने आप को क्या नीचे समझ रहा होता है? उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। अच्छा। वो सबके साथ खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, घूमना चाहता है। अब उसको रोका जाए उस चीज को करने से, तो तब उसको भी डिसेबिलिटी का मीनिंग समझ में आता है। ओके। डिसेबल, अब 10-12 साल का बच्चा तब नहीं समझेगा कि बेटा तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी डिसेबिलिटी है। ओके, तब उसको जब बोला जाएगा बार बार, हाँ, जब उसको रोका जाएगा, उसको पॉइंट करा जाएगा उस चीज पे, और वो खेलना चाहता है, उसको रोक दिया, नहीं बेटा इंजरी हो जाएगी। घूमना चाहता है, नहीं बेटा तुम वहां नहीं जा सकते, थक जाओगे, और ये पेन बढ़ गया तो क्या होगा। तो तब उसको समझ में आता है कि डिसेबिलिटी का मीनिंग ये है, रोकना। ओके। ओके, तो एक तरह से ये अंदर से कम आता है और बाहर वाले लोग ज्यादा बोलते हैं आपको।
ओके, तो आपने भी क्या कभी ऐसा फील किया कि इसकी वजह कि मेरे सपने तो बड़े थे लेकिन बच्चों के अलावा भी कुछ और लोगों ने कभी आपको रोका टोका ऐसे? हाँ, स्कूल्स में टीचर्स। अच्छा। अब जैसे मुझे बहुत खेलना बहुत पसंद है, तो मैं एक जिद्दी टाइप का बंदा हूँ। अच्छा। मुझे किसी चीज़ को जो मैं करना चाहता हूँ, मेरा गोल है, उस चीज़ को रोका जाए तो मैं पहले तो उसके बारे में सोचूंगा कि भाई क्यों रोका जा रहा है। अगर वो चीज़ गलत है तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है। अगर वो चीज़ सही है और उस चीज़ के लिए फिर भी रोका जा रहा है तो मैं उसके लिए फाइट करूंगा। ओके ओके। तो टीचर्स मेरे को खेलने से रोकते थे। बट क्यों रोकते थे? उसमें कोई रोकने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। डिसेबिलिटी। अब मैं किसी नॉर्मल बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, अगर पैर मुड़ गया, टूट गया तो क्या होगा? ओके। वो ऐसे क्वेश्चन मेरे माइंड में डाल देते। अच्छा। तो वो क्या होगा? मैं उनको सीधा बोलता था तो कुछ नहीं होगा, सीधा घर बैठेंगे। लेकिन खुशी इस चीज़ की रहेगी कि जो मैं चाहता था वो तो मैंने किया। बस ये था। ओके ओके। और इसमें आपके पेरेंट्स आपसे कैसे बात करते थे? आपको क्या बताते थे? नहीं, पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि बेटा तू ये मत कर। अच्छा। उन्होंने बोला कि तेरी लाइफ है, जैसे तू चाहे वैसे जी, हम तेरे साथ खड़े हैं। अच्छा। तुझे खेलना है तो खेल, जॉब करनी है जॉब कर, और तेरे को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर। ओके। तो जब टीचर्स ने ऐसे बोला, आपने घर पे आके मान लो पेरेंट्स को बताया कि आज मेरे को खेलने नहीं दिया है कुछ? हाँ, वहाँ पे एक बार हुआ था मेरे साथ। स्पोर्ट डे होने वाला था एथलेटिक्स का। कौन सी क्लास में हो गया आपका? वो तब मैं था 9th क्लास में। 9th में। तो मुझे पता चला कि यार स्पोर्ट डे हो रहा है एथलेटिक्स का। अब मुझे उसमें इवेंट चूज करना था, हाई जंप। अब मुझे नहीं पता कि भाई कौन कौन से इवेंट एथलेटिक्स में होते हैं। हाँ। मैंने पूछा दोस्तों से, अब ऑनलाइन सर्च किया, और फिर मैंने उनको बोला कि यार मैं कम्पीट कौन सा इवेंट करूँ, मुझे तो नहीं ये पता क्लास 9th का स्कूल इवेंट? हाँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं कम्पीट कौन सा करूँ। फिर मैं उनके साथ वॉलीबॉल खेलता था। अच्छा। तो मैं स्पाइकर था, डिफेंसर था, दोनों चीज़ें उसमें करता था। तो वो बोलते थे तेरी जंप अच्छी है, तू एक बार हाई जंप करके देख। अच्छा। तो वो एक लकड़ी का डंडा लेके आए, 5-6 फीट का। तो उन्होंने वो ऐसे पकड़ा साइड से, बोला इसके ऊपर से। हाँ। तो मैंने उनकी चेस्ट और शोल्डर तक मैंने क्रॉस कर दिया। अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट में। उन्होंने बोला तू ये चीज़ कर। अच्छा। अब वहाँ पे दिक्कत एक आई कि जो सिलेक्शन था दो वीक पहले ही कंप्लीट हो चुका था। अच्छा। और कल सुबह का इवेंट है, मैं इवनिंग में मैं ट्राई कर रहा हूँ। हम बच्चे हैं ना, तो हम बस अपने बालकपन में कि भाई कल अपने को लड़ना है। अपने को नहीं पता यार कैसे जाना है। मैं गया मॉर्निंग में सर के पास कि यार वैसे इवनिंग में चला गया था, उससे एक दिन पहले ही। तो उन्होंने मेरे को सीधा मना कर दिया कि नहीं, ये एबल बॉडीज वाला है, तो यार डिसेबल तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं नहीं खिलाऊंगा बिल्कुल भी। सीधा मना कर दिया था। थोड़ा परेशान हुआ, फिर मैं वापस चला गया, मैंने सर को बोला, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं वापस घर पे आया तो वहाँ पे बैठा हुआ था, थोड़ा सुलझा था कि यार क्या करूँ, शांत था, चुप था। तो मेरी फैमिली ने, मम्मी ने बोला था मेरे को तो कि क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है? बोला मम्मी मेरे को एक गेम खेलना है और वो कल होने वाला है। अब मेरे को खेलने नहीं दे रहे वो लोग। बोले क्यों? ये बोलते हैं कि मैं डिसेबल हूँ तो नहीं खेल सकता। तो उनको थोड़ा ये चीज बात सुन के दुख हुआ कि यार ऐसे कैसे मेरे बच्चे को रोक रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स चाहता है कि यार उसके बच्चे को खिलाया जाए। बिल्कुल। वो इस चीज के लिए तो भेज रहे हैं स्कूल के, पढ़ाया जाए, खिलाया जाए उसको, बराबरी पे रखा जाए। हाँ, पीछे ना छोड़ा जाए। फिर उन्होंने पापा जी से बात हुई। पापा ने जो मैनेजर सर थे वहाँ पे, तो वो पापा के दोस्त, उन्होंने बोला कि यार ऐसे ऐसे है मेरा बच्चा, उनको खिला देना, कल compete कराना है साथ में। तो उन्होंने प्रिंसिपल मैम को कॉल कर दिया। प्रिंसिपल मैम ने जो विंग इंचार्ज था स्पोर्ट्स का, उसको बोल दिया। अब मुझे उसी के पास भेजा गया जिसने मुझे पहले मना कर दिया था। और उन्होंने बोला कि नहीं मैम, इसके ये प्रॉब्लम है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि प्रॉब्लम होगी तो स्कूल के ऊपर केस डालेगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैंने तब उनको बोला था कि एक काम करो सर, कि आप एप्लीकेशन मेरी ले लो और रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ मुझे करा। तो 9th क्लास में आपने खुद ही एप्लीकेशन लिख, खुद इनिशिएटिव लिया है एप्लीकेशन लिखने का? मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं लिखता ना तो मुझे वो खिलाते नहीं। अब मैंने जब ये सब चीज़ें बोल दी उनको, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। अब वहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई, जब मेरे को कम्पीट करना था उनके साथ, तो उन्होंने, जो बच्चे मेरे को जानते थे कि स्पाइकर है, पहले गेम खेलता है, तो हाई जंप अच्छी होगी, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया एबल बॉडीज वालों ने। वहाँ बोल दिया, जो वहाँ पे रेफरी करा रहे थे, कि भाई सर इनको मत खिलाइए, डिसेबल है, हमारा एबल बॉडीज का कंपटीशन है, आप कैसे खिला सकते हैं बीच में। तो सर ने ऐसे बोल दिया कि यार इसका तो ये एक पैर से जंप करेगा, तुम तो यार दोनों पैर में पावर है, तो तुम तो ऑब्वियसली ये तो 2-3 फीट तक कर जाएगा। सकते हो तुम। हाँ, तो वो ऑब्जेक्शन हटा दिया वहाँ से। तो वहाँ पे मेरा पहला गोल्ड था एबल बॉडीज के साथ। वहाँ से मेरी हाई जंप की जर्नी स्टार्ट हुई थी। कैसा फील हुआ तब जब बहुत बाकी अच्छा, सारे, मतलब माइंड में ये था यार
मेडल मिला है हाँ। और जो मैं चाहता था वो हुआ है। तो पहला मेडल था क्या वो? हाँ, वो अच्छा, सबसे पहला। पहला मेडल आज ही मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। कुछ पिक्चर्स भी है हमारे पास आपकी, आई थिंक पिक्चर्स देखते हैं तो और फिर बात करते हैं। आई थिंक ये आपके फ्रेंड्स के साथ है, इनिशियल ट्रेनिंग डेज आपके। ये 2022 की है। अच्छा। तो मैं हाई जंप का हम सेशन लगा रहे थे, बीच में बारिश आ गई थी, अच्छा तो हम उसमें एक के पीछे नीचे बैठ के फोटो खींच रहे थे। अच्छा अच्छा। तो लेकिन जैसे एथलेटिक्स में होता है कि बारिश आए तूफान आए गेम तो चलती रहेगी, तो हाँ, आपकी प्रैक्टिस भी ऐसे ही चलती रहती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। एक बार मेरे साथ तो कई बार हुआ है, मैंने बारिश में भी सेशंस लगाए हैं, हाँ ट्रेनिंग की है। उसके बाद बुखार, हल्का बॉडी टूटना, ये सब हाँ। सारी चीजें हुई हैं, लेकिन मॉर्निंग फिट दोबारा। अच्छा, मैं वही पूछने वाला था क्योंकि कहते हैं ना पसीना आएगा और बारिश में कर रहे हो तो बीमार हो सकते हो। अगर नहीं करेंगे तो यार, अब आप सोचो ना कि मैं तो मैंने छोड़ दिया वो सेशन, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है, जो वो चीजें तो वो कर रहा है ना, वो तो कर रहा है। वो कर रहा है ना, तो मेरे से एक स्टेप तो वो आगे जाएगा ही जाएगा। तो ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। अच्छा। ये तो एक्सक्यूज हो जाएगा आपकी लाइफ के लिए। ओके, तो आज बारिश है, कल को धुंध है, परसों ठंड है, कुछ ना कुछ आता रहेगा। जब मौसम तो चेंज होना ही होना है। हाँ अब उस मौसम में आप ये तो नहीं बोल सकते भगवान को, यार ये चीज मत करना, आज धूप निकाल के रखना, अच्छा मौसम है, मेरे को सेशन लगाना है, हाँ 2 घंटे के लिए कर देना, ऐसा नहीं होगा, आपको करना ही है। बट हमारे यहाँ पे इंडोर फैसिलिटीज वगैरह कैसी हैं? इंडोर हैं वो, लेकिन बहुत कम है, कम है। बहुत कम है, ओके ओके। इंडिया में बहुत कम है। और अगर हम पैरा एथलीट्स की फैसिलिटीज की देखें कंपेयर टू मान लीजिए इंटरनेशनल एथलीट्स, तो आपको कैसा फर्क दिखता है? फैसिलिटीज जब से मैंने गेम स्टार्ट किया है, तो तब से तो चीज़ें बदलती हुई आई हैं और चेंज हो रही हैं और डेवलप भी हो रही हैं। ओके। तो फैसिलिटीज़ के मामले तो हमारे यहाँ पैरा का भी पीछे रहा नहीं है, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है वैसे, क्योंकि इंजरी जो डिसेबिलिटी होती है उनकी, तो उन्हें एक बंदा उनको साथ चाहिए, और उनके साथ एक्सरसाइज कराने में भी माइंड लगाना पड़ता है कि यार ये एक्सरसाइज कैसे कराएं। ओके। अब एक हाथ किसी का खराब है, अब उसको ये हैंड की पावर बढ़ानी है, और हमें दोनों का यूज करना है, तो थोड़ी पावर में इसकी भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, और वो कैसे कराना है, किस एंगल में कराना है, उसमें माइंड लगाना पड़ता है। ओके ओके ओके। अब मेरे लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है, अब मुझे इसकी भी पावर बढ़ानी है, तो मैं ज़्यादा जो नॉर्मल एक्सरसाइज है जो मैं इसकी करता हूँ वो नहीं कर सकता इसके साथ। अच्छा। तो इसकी एक्सरसाइज के लिए मुझे थायराबैंड यूज करना पड़ेगा। ओके। हाँ, बहुत समझ गया। कम से स्टार्ट करना पड़ेगा, और कौन से एंगल में करना है। अगर दूसरे एंगल में लग गया तो हड्डी क्रैक हो जाएगी, घुटने पे से प्रॉब्लम आएगी, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाएगा, इंजरी भी जल्दी आएंगी अगर सावधानी से नहीं किया तो। ओके, नेक्स्ट। ये मेरा 2020 का है, कोविड टाइम का। तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम 2.05 लगाया था, अपना पर्सनल बेस्ट दिया था। हाँ, दुबई 2020 ये तो नेशनल है? नहीं, दुबई वर्ल्ड ग्रांड प्री। दुबई वर्ल्ड ग्रांड प्री, ओके। हाँ, तो ये टोक्यो पैरालंपिक्स के क्वालीफाई राउंड चल रहे थे। ठीक है। उधर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट दिया था 2.05, जबकि मैं 1.95 अपने ट्रेनिंग में कर रहा था। तो वहाँ पे 2.05 लगाया था मैंने, और क्वालीफाई राउंड तो 10 सेंटीमीटर कैसे ऊपर चले गए? ये मैं अभी तक नहीं सोच पाया इसमें, मतलब हुआ कैसे। क्यों? या तो ट्रेनिंग अच्छी थी, या बॉडी उस टाइम पे सही वर्क कर रही थी। और जब ये सब चीजें चल रही थी तो कुछ सबको अंदाजा नहीं था कि यह 2.5 हो जाएगा। उनके माइंड में था यार कि 198 2 मीटर हो जाए। जब 2 मीटर मैंने फर्स्ट राउंड में क्रॉस कर दिया, तब उन्होंने बोला कि 2.5 लगाओ। जो बंदा बट फर्स्ट में 2 पे कैसे लगाया उन्होंने, क्योंकि स्टार्ट तो नीचे से करते हैं। हाँ, नीचे 2 मीटर तक पहुंच गए ना हम। 90 93 अच्छा करते करते जब 2 क्रॉस हुआ 98, फिर 2 मीटर, फिर 2 फिर ऐसे ही लेके 2.5 तक ले गए उसको। ठीक है। जो बंदा मेरे साथ कम्पीट कर रहा था, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले ब्रॉन्ज था, ब्रॉन्ज ले गया था वो पहले। तो मेरा पहला मेडल था वर्ल्ड ग्रांड प्री का, इंटरनेशनल लेवल पे। ओके ओके ओके। और टेक्निक के बारे में मुझे बताओ, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया शुरू में तो आप सिर्फ मान लो वॉलीबॉल खेलते थे, तो इसमें और ये वाली टेक्निक में बैकफ्लिप करने में ये किसने बताया आपको कैसे करना है? और पहले मैं नॉर्मल करता था, कि वो टेक्निक नहीं बोल सकते उसको। अच्छा, कि भाई पावर से आए और कूद गए, बस क्रॉस करने से मतलब था। तो उसमें आप चाहे उसका फॉरवर्ड रोल भी अलाउड होता है ना? हाँ, अलाउड होता है ना। कोई भी टेक्निक हो, कैसे भी क्रॉस करो, बट कोई इक्विपमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए क्रॉस करने में। और कैसे भी कर सकते, कैसे भी करो, क्योंकि बचपन में मैंने करा हाई जंप, ऊपर से जाना है। स्कूल के टाइम पे मैंने करा हाई जंप, और फॉरवर्ड रोल से करा था मैंने। और ये वाला कुछ नीचे पिट लगी हुई थी या फिर? हाँ, वो गद्दे, मैंने मिट्टी में किया।
अच्छा हाँ मिट्टी में किया तो हाँ। कई बार इंजरी भी हुई है। हाँ खैर मैट्रेस था तो फिर मैट्रेस से ठीक रहता था, मोटे मोटे। नहीं तो कमर टूट जाती है उसमें तो। हाँ अच्छा, फिर बैकफ्लिप का कैसे हुआ? बैक फ्लिप का मैंने नेट पे स्टार्ट किया कि हाई जंप का कैसे कैसे टेक्निक्स होती हैं। तो हाँ उसमें एक रोल्ड, एक सीजर और एक फोर्सबेरी बताई। हाँ सीजर भी ठीक है, करेक्ट। एक टांग फिर दूसरी टांग, हाँ हाँ करेक्ट। एक रोल्ड होती है, 3 तरह की टेक्निक होती है हाँ जो कि यूज होती है। राइट। पहले 1900 तक, तो अभी जब तक इसका ये स्टार्ट नहीं हुई, Backflip। डिक फोर्सबेरी ने स्टार्ट किया था इसको, फोर्सबेरी, हम्म तब तक तो वही करते थे, सीजर, सीजर रोल्ड। हाँ उसके बाद ये जो नई टेक्निक आई, इसको सबने यूज करना स्टार्ट कर दिया, डिक हम्म फोर्सबेरी ने जब स्टार्ट किया था। हम्म और जब मुझे पता चला, मैंने वर्ल्ड कॉम्पिटिशन भी खेले, देखे सॉरी, उनके जो एबल बॉडीज वालों के, जैसे कि 2016 का ओलंपिक्स, उसमें वो टेक्निक कैसे यूज कर रहे थे, तो मैं वीडियो एनालिसिस ज़्यादा करता था कि यार अच्छा वो चीज़ ऐसे क्यों यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है। अब बताने वाला कोई नहीं था स्कूल लाइफ में, हाँ और मेरे टीचर्स को ही पता नहीं कि यार ये टेक्निक कैसे होगी। हाँ अब उन्होंने हाई जंप के गद्दे तो थे नहीं, वो 7-8 लाख के आते, तो वो एक बंदे पे 7-8 लाख रुपए क्यों खर्च करेंगे। तो उन्होंने जो फॉर्मल मैट्स होते हैं ना, नॉर्मल, वो लगा के रख दिए। हाँ अब उस पे मैं जंप कर रहा हूँ तो बैक हार्ड में, होते हैं वो, शोल्डर इतने में, हार्ड होते हैं वो, सॉफ्ट हाँ थोड़ी होते हैं। हाँ शोल्डर में झटका आ रहा है, हाँ गर्दन एक बार करने के बाद ऐसे घूम ही नहीं रही है साइड में। हाँ तो वो सारी चीज़ें मैंने बोला सर नहीं होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ उसमें ठीक हूँ। तो मैंने वो स्किप कर दिया। उसके बाद मैं जब 2018 में जब यहाँ पे आया, तब मेरा ये फोर्सवरी स्टार्ट हुआ अच्छा अच्छा दिल्ली में। अच्छा ओके। तो और 2018 से शुरू किया आपने, मतलब फॉर्मल प्रॉपर ट्रेनिंग 2018 से? 2019 2018 में मैं लास्ट में आया था, अक्टूबर में। उसके बाद मेरा एबल बॉडीज का नेशनल था, तो उसके बाद मेरा स्टार्ट किया 2019 में। तब तक सर ने मेरे को हाथ में लगा, बोला कि तू पहले ये नेशनल खेल ले, अगर मैं टेक्निक को छेड़ूंगा तो परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी, तू पहले ये 2 महीने कंपटीशन खेल ले, उसके बाद मैं ट्रेनिंग बट स्टार्ट। वो आपने एबल के साथ खेला? हाँ मेरे स्टार्टिंग एबल के साथ हुई है, और अंडर 23 ओपन नेशनल एबल बॉडीज में, उसमें मेरा गोल्ड है। अच्छा वाव। नेशनल में मेरे को कम्पीट करने में मजा आता है एबल बॉडीज के साथ, क्योंकि मेरे को चेहरे, वो डरावने चेहरे देखना पसंद, हाँ एडवेंचर टाइप, हाँ मजा आता है। तो उन्होंने कभी आगे बोला कि यार तू तो हम तो एबल होके भी नहीं कम्पीट कर पा रहे तेरे साथ? नहीं, मजा तब आता है ना कि जब आपको कम आंका जाए, हाँ हाँ लेकिन फाइनल राउंड में आप उनको हरा के मार के चला जाओ, तब आप उनके फेस देखोगे ना, तब ऐसा लगेगा यार क्या कर दिया तुमने। कभी ने किसी ने कुछ आके बताया आपको ऐसा? जब मैं अंडर 23 नेशनल खेलने गया था, तो मेरे कोच को बोल दिया था कि यार तुम पैरा वालों क्यों लेकर आ रहे हैं, यहाँ तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा अब यहाँ इसका कुछ नहीं होने वाला? हाँ, एक 2 राउंड था इसमें, एक क्वालीफाई राउंड था, तो हम 12 से ज़्यादा एथलीट थे उसमें। तो क्वालीफाई मैंने कर दिया था 190 प्लस पे, 195 पे क्वालीफाई हुआ था। तो अब मैं रात को आया क्वालीफाई करके, सर ने बोला यार ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं कि पैरा की क्या अहमियत है, ये मतलब रेस्पेक्ट वाली बात पे आ गई, अब ईगो पे आ गई चीज़ें। मैंने बोला सर कल इवेंट है, कल देखते हैं। अब मैंने उसके बाद 2.06 किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, 2 पर अटेम्प्ट भी लिए। उसमें मैंने जब उनको सबको मार दिया था उधर, तब वो चीज़ें स्टार्ट हुई, वो पूरा वो ना एक हाइप मिल जाना कि यार पैरा वाला बंदा एक नेशनल वाले बंदे को एबल बॉडीज में मार के चला गया। वो सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई। पेरिस रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए? अभी भी होते हैं? अच्छा क्यों? वो जो नेशनल एंथम था, आप सोचो आपकी वजह से पूरे स्टेडियम में और 1,60,000 लोग आउटर कंट्री के बैठे हुए हैं, सारी कंट्रीज के, वो आपके नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट दे रहे हैं आपकी वजह से, तो आपको कैसा फील होगा? करेक्ट। तो वो फीलिंग को आप मतलब वर्ड्स में नहीं बता पाओ। तो वो चीज़ बस जैसे देखोगे बस याद आ जाता है। ओके ओके। और उस टाइम के मोमेंट का बताओ, जैसे जब आप पोडियम से उतरे वापस गए तो किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ, मतलब मेरे को वो पोडियम ही याद है बस। अच्छा उसके बाद कौन क्या कर रहा था वो पता नहीं। अच्छा माइंड से स्लिप हो रहा था बस। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वो सारी चीजें तो थी, लेकिन वो माइंड से नहीं जा रहा था यार कि ये क्या था, 1 मिनट का वो क्या था। ओके नेक्स्ट पिक्चर। अर्जुना अवार्ड और खेल खेल रत्न अवार्ड 2021 एंड 25। 25 हाँ 4 साल लगे। 2021 अर्जुना अवार्ड, क्योंकि वो टोक्यो के बाद में और पेरिस के बाद खेल रत्न। रत्न। तो इसका बताओ, स्टोरी बताओ, कैसे पता चला कि मिल रहा है?
इसका माइंड जो था ना कि सर ने मुझे पहले बताया 2021 में हमने टारगेट बना लिया था कि 2024 में अगर गोल्ड जीतेंगे तो खेल रत्न मिल जाएगा 100%। अच्छा। तो वो प्लानिंग्स तो 4 साल लग गई उसको ये सब चीज़ें लाने में। जब पता चला 2 दिन पहले कि यार अनाउंस हो गया है, तो गवर्नमेंट ने मना किया था कि अभी आप मत बोलना मीडिया में, आप फैमिली को बताओ, पड़ोसी को भी मत बताना, क्योंकि हम अनाउंस करेंगे, हम निकालेंगे। तो बोला ठीक है, लेकिन अंदर से खुशी थी ना वो बहुत जाहिर करनी थी लोगों के सामने, लेकिन दबा के रखी। कितना टाइम दबा के रखी? 2 दिन तो 2 साल के बराबर लगे। तो पापा जी को जैसे दोपहर में मेरे को कॉल आ गई मिनिस्ट्री से कि आपका नाम अनाउंस होने वाला है और शाम को हम लिस्ट जारी कर देंगे, मीडिया में पब्लिश कर देंगे। अच्छा। तो फिर कोच साहब ने मेरे को मना कर दिया कि पापा जी को मत बताना अभी। अच्छा। ठीक है सर, नहीं बताऊँ, मैं शांत। और मेरे से पहले कोच साहब ने खुद बता दिया। तो मेरे को पापा जी कॉल करना कि तेरे को अनाउंस हो क्या, बताया नहीं तूने मेरे को? मैंने कहा पापा मेरे को नहीं पता। अच्छा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे को अभी पता चला। अब मैं उनको थोड़ी बोल दूं कि मेरे को 1 बजे पता था, फिर वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, यार तू मेरे को नहीं बता सकता, किसको बताएगा? तो वो ऐसी चीजें हुई, लेकिन वो फीलिंग अलग थी कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मेरे को सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे आसपास के लोग बहुत ज्यादा खुश थे, तो वो खुशी देख के मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। और फैमिली के सैक्रिफाइसेस ऑफ कोर्स बहुत रहे होंगे, सपोर्ट बहुत रही होगी। कोई इंस्टेंस आप शेयर करना चाहते हो जब आपको लगा कि हाँ यार ये देखो इस टाइम पे मेरे लिए खड़े रहे हैं और कोई नहीं था मेरे साथ बट ये थे मेरे साथ? हाँ, जब मैंने अपना स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, अच्छा। तो मेरा पहला कंपटीशन था CBSE क्लस्टर। ठीक है। तो उसमें एथलेटिक्स का था, हाई जंप खेलने मेरे को जाना था। तो मैं फर्स्ट टाइम अपने गांव से दूर जा रहा था, कोई 200-300 किलोमीटर। तो फैमिली थोड़ी डर रही थी। कहाँ जाना था? मेरे को जाना था अमरोहा साइड जाना था। ठीक है। तो उधर के लिए फैमिली डर रही थी, यार इतना दूर जाएगा, ध्यान कौन रखेगा। तो मैं पहले कभी नहीं गया, मैं रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जाता हूँ। तो तब पापा जी ने मना कर दिया कि मत जा, तू यहीं रहे, तू अपना यहीं पे खेल कूद, तेरे को क्यों जाना है उधर। तो फिर भाई ने मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट किया, बोला कि पापा एक बार चले जाना, कोई बात नहीं, ठीक है, इसका मन है। तो उस टाइम पे ट्रेन भी लेट हो गई थी, ठंडी का मौसम था, और भाई मेरे को छोड़ के आया था, पूरा टी-शर्ट में था। उसने सोचा कि स्कूल तक जाना है, लेकिन पता चला 25 किलोमीटर और बाइक लेके जाने हैं। तो स्मोक था उसमें, वो टी-शर्ट में लेके गया। तो तब मैं ट्रेन पकड़ी उधर से। तो पापा जी ने तब मेरे को एक बात बोली थी, अगर तू मेडल इसमें जीत के आ गया तो तू ऐसे बाहर जाते रहना। अच्छा। अब मेरा पहला था, मैं 100% ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस में हाँ करके आ गया था कि हाँ मैं ठीक है, मैं जीत के आ जाऊंगा, ऐसे बोल के आ गया, क्योंकि मेरे को जाना था, खेलना है उधर जाके बस। अंदर से क्या था कि जीत सकता हूँ कि नहीं जीत उस टाइम पे सर डर नहीं था कि बस अंदर ये थी, एक्साइटमेंट थी कि मुझे खेलना है। खेलने की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि डर उसके आड़े आ ही नहीं रहा था। मैंने पूरा एंजॉयमेंट में सारे गेम्स खेले थे एबर बॉडीज के साथ, और गोल्ड ही जीते सारे एबर बॉडीज में। जब मैंने मेडल बताया, नहीं पापा ये आ गया मेडल, बोले ठीक है, अब तू तेरा जो मन करे वैसे खेल, तेरे को जाना है बाहर तू जा। अब तू थोड़ा तेरे बाहर चीजें देखी हैं, सोची हैं, समझी हैं, तो तू अब आराम से मैनेज कर सकता है बाहर। तब वहां से स्टार्ट हुआ। और कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी आई रास्ते में? हाँ, फाइनेंशियल तो सर आते हैं। अब सिंपल फैमिली से कोई बंदा उठ के आएगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सबसे पहले उसके सामने आएंगे। बाहर निकलेगा तो उसको बस में चढ़ने के लिए पैसा चाहिए, बाहर गया रूम के लिए पैसा चाहिए, कहीं उसको जाना है जहाँ पर उसका गोल है जो वहाँ से अचीव होगा, मेरा JLN से अचीव होगा तो उसको जाने के लिए पैसा चाहिए। तो वो तो सर स्टार्टिंग से ही था। बट ये था कि मेरी फैमिली ने कभी पैसे के चक्कर में मुझे पीछे नहीं रखा कि तुझे जरूरत है, हम कहीं से भी ब्याज से उठा के देंगे, तेरे को पैसा देंगे। पर बताया भी नहीं मेरे को ब्याज से लिया है। बोला ठीक है बेटा, पैसा है हमारे पास, लेकिन मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि हमने ये पैसा ब्याज पे लिया हुआ है। मुझे जब मेरा पहला मेडल का 5 लाख रुपए आया था, कौन सा मेडल था? ये था मेरा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का, स्विट्जरलैंड। इसमें मैंने अपना सिल्वर जीता था। तो तब 5 लाख रुपए, कौन सा साल होगा? 2019 में, तब 5 लाख रुपए उधर से आया था। तो मुझे पता नहीं कैसे पता चल गया था, ये तो पता नहीं कैसे पता चला कि पापा पे 4 लाख कुछ समथिंग का कर्जा है। अच्छा। तो वो 5 लाख मैंने लेके पापा जी को दे दिया था। ओके। तो पापा थोड़ा वैसे थे कि यार ये कहाँ से लाया तू भाई, आया किधर से? तो मैंने उन्हें सारी चीजें बताई, समझाई। बोला ठीक है, मेरे पापा कर्जा है ना थोड़ा। बोला तुझे किसने बता दिया? तो ऐसी थी उनका। बोला कि नहीं इतना नहीं है, ठीक है। मैंने नहीं है तो कोई बात नहीं, रखो ये आपके लिए। तो उन्होंने वो सारी चीजें खत्म की, और थोड़ा माइंड उनका जो टेंशन थी वो हील हो गई।
तब से थोड़ा स्टार्ट हुआ। ओके ओके। इतना कुछ देख लिया, अब किसी से डर लगता है? नहीं किसी चीज से? नहीं, किसी से नहीं। अच्छा। किसी को खोने से डर नहीं लगता, ना मानने से डर लगता है, ना हारने से डर लगता है। अच्छा, तो फिर अभी आगे गोल क्या है? अभी पहला तो अपना एशियन गेम्स है, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी तक मेरे पास गोल्ड नहीं है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो 2027 में मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मेरा गोल्ड हो जाए, और 2028 एलए तो मेन टारगेट है ही। ट्रेनिंग तो हमारी एलए की है, लेकिन ये बीच में गेम्स हैं वो तो हम पीक लेवल पे खेल रहे हैं। ओके। और जैसे आप बता रहे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब अपने माँ बाप के कुछ सपने हैं उनको पूरा करना है, तो ऐसा भी कुछ है? उन्होंने कुछ शेयर किया हो कभी? उन्होंने कुछ ऐसे कहा हो जो आपको बहुत टच कर गई हो बात? उन्होंने मुझे 2021 में जब मैंने सिल्वर जीता था टोक्यो का, तब मैं उनके पास बैठा हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैं आया था, तब उन्होंने मुझे बोला था कि यार आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। मतलब जो फीलिंग है, वो जो प्राउड है, वो बहुत ज़्यादा है मुझे। तब उन्होंने मुझे बोला था कि यार मेरे कुछ सपने हैं, मैं तेरे से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तू अब मेरे बराबर हो गया है। अच्छा, आज बेटा बाप के बराबर हो गया है। हाँ, क्योंकि तू जो चीज़ मैं करता हूँ फैमिली में, मैं पैसे कमा के लेके आता हूँ, तू वही चीज़ें अब कर रहा है। अच्छा। तो उन्होंने बोला था कि बेटा एक सपना है मेरा कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है। अच्छा। अब मैंने ये नहीं सोचा कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि 20-25 करोड़ तो ईज़ी लगता ही उसमें। मैंने बोल दिया ठीक है बाबा, मैं करूँगा पूरा। मेरे मुँह से यही निकला। अच्छा, बस और ये उन्होंने बोला 2021 की बात है? 2021 की बात है। तो अब उस पे वर्क मैंने स्टार्ट करा दिया है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, अच्छा। और आई थिंक उसका फर्स्ट फ्लोर बनने वाला है। तो वाओ वाओ जेवर में काम वाओ चल रहा है उसका। वाओ। कहाँ? जेवर की साइड? हाँ, एयरपोर्ट के पास ही। एयरपोर्ट के पास ही। अच्छा, तो ये 20-25 करोड़ का जो भी आउटले प्लान किया हुआ है? हाँ, शायद 30 करोड़ हो जाए। शायद 30 करोड़ हो जाए। ओके। बट ये है कि अपना अच्छे से अच्छे उसमें सारी मशीनें, मतलब एक बार मरीज अंदर गया तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि यार ये चीज़ हमारे पास है नहीं, या ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। सारी चीज़ वहीं होंगी, ठीक हो गई आएगा। अच्छा, तो आपने पापा से पूछा लेकिन क्यों उन्होंने हॉस्पिटल ही क्यों बोला? इतनी चीजें हैं, कुछ भी कह सकते थे, हॉस्पिटल क्यों बोला? क्या उनके मन में कभी कुछ ऐसा? उन्होंने बोला था कि मेरे पापा जी, मतलब ऊपर से ही था उनका बस सपना कि उन्होंने उनको बोला, लेकिन वो खोल नहीं पाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पापा के जाने से पहले ये सपना पूरा कंप्लीट कर दूँ, जिससे वो खुश होके जाएं। एक सपना माइंड में दबा के नहीं जाएं कि मैं ये नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। तो उस चीज़ को मैं जल्दी ही कवर कर दूंगा, 2028 तक पूरा कंप्लीट। अच्छा अच्छा। 2028 ओलंपिक्स भी है? हाँ। और 2028 हॉस्पिटल भी है? वैसे ओपन तो मैं अभी कर दूंगा, दिवाली के बाद ही। अच्छा। लेकिन उसको पूरा कंप्लीट 28 तक कर दूंगा। तो इतनी क्लैरिटी प्रवीण कैसे आती है कि हाँ मैं मान लो इस साल में कर दूंगा, मैंने ये सेट कर दिया है, 2028 तक कैसे हो जाएगा? ये क्लैरिटी ऑफ थॉट इतनी कहाँ से आती है? क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। अच्छा अच्छा। मैं उसी टाइप से मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा, जिससे मैं ये फैमिली के सपने पूरा कर लूँ। और कभी ऐसा भी हुआ कि बस अब नहीं होगा, अब मैं क्विट करना चाहता हूँ? हाँ, 2019 से मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। पहला मेरा कंपटीशन था पैरा वही का। स्विट्जरलैंड वाला? हाँ, स्विट्जरलैंड वाला। तो उधर क्या हुआ था कि मेरी कैटेगरी चेंज हो गई थी उधर। मैं T42 कैटेगरी में गया था उधर खेलने के लिए, लेकिन वो रूल बुक 2018 की वजह से T44 कैटेगरी मिल गई, जो कि हाई जंप की सबसे हार्डेस्ट कैटेगरी है। अच्छा। जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है, और जिसका मेडल स्टार्ट ही 2 मीटर प्लस से होता है। उस टाइम पे मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो थी 1.75 1.80। तो मेरे को कम से कम 35 सेंटीमीटर या फिर 20 प्लस तो लेके ही जाना था। करेक्ट। तब मेरे को मेडल में मैं थर्ड आऊंगा, तब मैं थर्ड आऊंगा, गोल्ड का नहीं है, थर्ड आऊंगा तब। और 20 सेंटीमीटर करने में एक्सप्लेन करो थोड़ा, कितनी मेहनत लगेगी? अब इसको वर्ड्स में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक हाई जंपर को 2-2 3-3 सेंटीमीटर अप ले जाने में भी 1.5 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं। अच्छा, उसको 2 सेंटीमीटर के लिए हाँ, 2 साल लग बस जाते हैं? इतना सा। हाँ हाँ, 2 सेंटीमीटर तो हाँ करेक्ट, 1 इंच भी नहीं हुआ। हाँ इतना। ओके, इसके लिए कितना टाइम लगेगा? 2 साल? 2 साल भी लग जाते हैं चीजों को इंक्रीज करने में। और अभी तो आपको 20 सेंटीमीटर जाना था? हाँ, 20 सेंटीमीटर जाना था मुझे, और 20 सेंटीमीटर में भी तब वहां पे चीजें वहां पे बिगड़ी थी कि यार
अब नहीं होगा। जब एक कैटेगरी मिली, चेंज हो गई, तो होता ना कि आपको एक रास्ते पे बोला जाए कि आप इस रास्ते पे जाओ, आपकी डेस्टिनेशन उधर मिल जाएगी, करेक्ट। लेकिन आप डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हो तब उधर आपको कोई रोक के बोल दे गलत रास्ते पे उधर जाओ, उधर है। बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन हाँ, है। तो वापस आओगे, आप फिर जाओगे, स्टार्ट करोगे, तो आप बोलोगे यार ये टाइम बर्बाद हो गया पूरा। वो चीज़ वहाँ पे हुई, क्योंकि हमने 1 साल लगाया था अपना 2019 का। तो यही था प्लानिंग्स की यार T42 कैटेगरी हमें कंफर्म मिलेगी हमें, और इसमें हमें कैसे कैसे आगे टारगेट्स बना लेते थे छोटे छोटे। तो चीज़ें थी, मतलब पूरा एक सपना सोच लिया था कि इसको कैसे अचीव करना है, पूरी प्लानिंग से था। लेकिन पता चला T44 कैटेगरी है, तो पूरा सपना ही चेंज हो गया उधर। फिर मैं वापस आया, मैं होटल के रूम पे बैठा हुआ था, आज भी याद है मेरे को। तो बट कंपीट किया उस दिन या कंपीट भी नहीं किया? नहीं, वो कंपटीशन से पहले हमारी क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, नहीं बट 1-2 दिन पहले ही होती होगी ना। तो फिर उसके बाद कंपीट किया? कंप्लीट किया, 44 में? सिल्वर था उसमें, T44 में। ओके, बट सिल्वर उसमें भी आ गया? सिल्वर आ गया उसमें भी। अच्छा। क्योंकि जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप था, तो ओके, तो इतना उसमें हाइट हाई कितनी गया था? 75 किया था। अच्छा, लेकिन सीनियर लेवल पे जब जाओ तो 2 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, वो लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा। तब वो माइंड में आया था। तो मैं बड़ा सोचा था, मैं छोटे नहीं सोचा था यार जूनियर वूनियर ये नहीं, ओपन खेलना है अपने को। ओके। मैं वापस आया तो 5 बजे मैं रूम पे पहुंच चुका था, खाना वाना खा के अपना 8 बजे मैं खिड़की के सामने बैठ गया। तो उधर मुझे आज भी याद है कि सामने व्यू था कि एक गार्डन है और पूरा मौसम पूरा खुला हुआ है, बादल है। तो उधर मैं बस यही सोचा था कि यार आगे करना है क्या है। अब मैं कैसे फैमिली को बोल के आया हूँ कि यार मेरे को मेडल जीतूंगा मैं देश के लिए, और टारगेट सारे सेफ थे, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हुआ है, अब कैसे मैं फैमिली को मुंह दिखाऊंगा जाके। अब और शाम को मैं घबराहट सी आवाज़ में ऐसे बोल रहा हूँ फैमिली को, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ अपना वैसे। तो आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मैं पूरी रात नहीं सोया। अच्छा। खिड़की के सामने बैठा रहा। अच्छा। और सुबह 5 बजे कोच साहब की कॉल आती है कि तू आजा ट्रेनिंग करनी है। मैं बिना मुंह धोए और ऐसे ही चला गया, तो आंखों के नीचे वो कालापन आ गया था। अच्छा। आंसू की वजह से। तो सर ने जब वो मेरा चेहरा देखा तो वो समझ गए थे क्या रात भर क्या कर रहा था ये। अच्छा। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले चल ठीक है आजा। उन्होंने बोला वॉकिंग करते हैं पहले, फिर स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो नॉर्मल बात हुई कि ऐसे ऐसे रखना है, कॉम्पिटिशन ऐसे तैयारी करनी है। तो फिर बीच में बोला कि तू परेशान ज़्यादा है, मुझे पता है। पूछा नहीं, सीधा बोल दिया। मैंने फिर मेरी आँख से खुली, मैंने क्या बोल रहा था। जो कि चीज़ उन्होंने वैसे बोली ना कॉम्पिटिशन की, वो तो स्लिप हो रही थी माइंड से कि भाई कौन क्या बोल रहा है। लेकिन वो जो पॉइंट हिट किया उन्होंने कि तू परेशान है, वो जो मैं एक्चुअल में था उधर। तो मेरी आँख से खुली, मैंने कहा अब क्या बोल रहा। फिर उन्होंने बोला कि बेटा तू ज़्यादा परेशान मत हो, देख अगर तुझे ये सब चीज़ें इजीली मिल जाती तो मुझे नहीं लगता तेरे माइंड में उतनी अहमियत रहती उस चीज़ की। लेकिन अब तू खून पसीना बहा के जब ये चीज़ें अचीव करेगा ना, तो उन्हें संभाल के रखेगा। तो इन सब चीज़ों से मत डर। ऐसे बहुत सारी लाइफ में जर्नी जाएंगी, तेरे को बैकवर्ड बेस्ट स्टेप भी आना पड़ेगा, और चीज़ों को दोबारा से मैनेज भी करना पड़ेगा, फिर नए टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इतना घबरा मत। तब तो वो माइंड से चीज़ें स्लिप हो रही थी यार, समझ में नहीं आ रहा था उन वर्ड्स का मतलब मीनिंग क्या है। लेकिन जब मैं वापस आ गया, मैं 2-3 महीने के लिए वापस घर चला गया था। मैंने कि स्पोर्ट्स छोड़ो, अपना घर रहेंगे। मैं उधर आके लेट गया, 3 महीने में घर पे रहा। कोच साहब की डेली कॉल आती थी। अच्छा। कि आज गया ट्रेनिंग करने, नहीं गया, कॉल ही नहीं उठाता था उनकी। फैमिली से बात होती थी, नहीं आज नहीं गया था, सोता रहा, बस थोड़ा घूमने गया था शाम को, पूरे दिन लेटता रहता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। फिर सर ने मेरे को एक जबरदस्ती मेरी फैमिली ने बात कराई सर से। सर ने मुझे बोला कि बेटा चल एक काम कर, तू मुझे पता है सारी चीज़ों को तू हार चुका है, तू अपने अंदर से ये मान रहा है, 1 साल तू मुझे लेके देख ले। अगर 1 साल में कुछ तेरे को लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है स्पोर्ट्स में, तू कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो जो तेरी मर्जी वो करना, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूँगा तेरी लाइफ में, और तू ये सब मेरे लिए और अपनी फैमिली के लिए कर ले। जब फैमिली की बात आई तो एकदम माइंड यार चल एक बार ट्राई मार लेते। मैं वापस आया, ट्रेनिंग स्टार्ट करी। फिर 2020 में जब मैंने 2.05 लगा दिया वर्ल्ड ग्रांड्स प्री में दुबई में, तब थोड़ा माइंड ये हो गया कि यार जब हम विद न्यू एशियन रिकॉर्ड बना सकते हैं 44 कैटेगरी में, तो यार मेडल भी जीत सकते हैं टोक्यो में। तब वहाँ से जर्नी कंटिन्यू कर ली थी। उसके बाद मुड़ के नहीं देखा? नहीं, हारना फिर वहीं छोड़ दिया। अच्छा, नाइस। तो
हारना वहीं छोड़ दिया, से कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे हैं और किसी ना किसी चैलेंज से हैं, स्पेशली एबल्ड हैं। कोई हो सकता है बड़ा भी हो, अडल्ट भी है, किसी एक्सीडेंट के चलते या कुछ चलते कोई डिसेबिलिटी हो जाए। तो चाहे वो कोई पेरेंट है किसी बच्चे का या कोई खुद बड़ा है, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे लोगों को मिलते हो, कभी मिले हो उनसे, आप उनको क्या बताते हो? जैसे किसी बच्चे को या उसके पेरेंट को क्या बताओगे आप? जैसे आपने बोला पहले तो अगर कोई 10-12 साल का है, वो खुद कभी नहीं फील करेगा कि मैं छोटा हूँ, लोग उसको फील कराते हैं। अभी एक बंदा है, मैं उनका नाम नहीं जानता, उनके 2 बच्चे हैं, 7-8 साल के हैं, अच्छा, लेकिन दोनों ब्लाइंड हैं। ओके, तो वो चीज़ें टोटली ब्लाइंड है, वो चीज़ें देख नहीं सकते, ऐसे वो बिना हाथ पकड़े कहीं जा नहीं सकते। ओके, तो मुझे उनकी एक अच्छी बात लगती है कि वो अपने बच्चे को ग्राउंड पे लेके आते हैं। अच्छा, दोनों हाथ ऐसे पकड़ेंगे अच्छा, दोनों और बच्चों को? हाँ, और बोतल बैग में लटकाएँगे, बैग रहेगा उनके पास और अच्छा, उनको घुमाएँगे उनको घुमाएंगे। और उनको वो चीज़ें बताएँ कि ये भाग रहा है, ये दौड़ रहा है, देखिए ये फाइट कर रहा है। अच्छा, ये कहाँ जेलन आते हैं? जेलन आते हैं, जेलन आते हैं, जेलन आते हैं, उनका डेली का है ये। वाओ। तो वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ताकि वो इस ज़िंदगी से परेशान ना हो। हम्म, तब भी जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि आज तुम रनिंग की? अच्छा, रनिंग की? नहीं की? नहीं भैया हम थोड़ा दौड़े थे। उनके कल थोड़ा-सा और दौड़ना है। ठीक है? फिर वो एक 7-8 वो लड़का है वो मेरे को बोलता है सर भैया आपके पास iPhone 17 है? मैंने कहा हाँ बेटा है मेरे पास। बोला मैंने कहा हाँ देख तेरे को भी खरीदना है, लेकिन पापा की मेहनत से नहीं, तेरी खुद की मेहनत से। मैंने उसको ऐसे बोल दिया, तो वो थोड़ा स्माइल किया, थोड़ा परेशान सा हुआ। क्या करता है वो लड़का? उस लड़के को भी है कुछ? हाँ, वही है वो अच्छा, वही है। ब्लाइंड अच्छा, वही है। वही तो लड़का है, उनके माइंड में वो सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, उनके पेरेंट्स उनको बताते रहते हैं कि इन्होंने ये अचीव किया हुआ है, यहाँ मेडल जीता था, प्रधानमंत्री जी मिले थे, ये था, तो बेटा तुम्हें ऐसे करना है, ये रनिंग करनी है। तो वो हम उनको थोड़ा-थोड़ा मोटिवेट करते रहते हैं। एक बंदा आया था, आप मानोगे नहीं, उसका मोटरसाइकिल था, उसको मोटरसाइकिल रेसिंग करता था वो। अच्छा, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये नीचे की बॉडी पूरी पैरालाइज़ हो गई। अच्छा, बहुत सारे कट्स आए यहाँ पे, हाथ पूरा। तो वो चलते-चलते गिर जाता था। अच्छा, 2 स्टेप रखे, गिर गया। तो उसको स्टार्टिंग में पकड़ के उसकी फैमिली वाले लेके आए थे इस ग्राउंड पे। अच्छा, और जब उसको ये मतलब माइंड से बहुत वैसा हो रहा था कि कुछ नहीं होगा, खत्म है मामला। आज वो बंदा फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है और नेशनल मेडलिस्ट है अच्छा, आज। ये है पैरा स्पोर्ट्स की पावर। तो ये इतनी पावर है जैसे पैरा स्पोर्ट्स में, आपको क्या लगता है क्यों इतनी पावर आ जाती है लोगों में? क्योंकि वो सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो पहले जीवन से हार चुके होते हैं और वो फाइट कर रहे होते हैं। तो दूसरों को देख के खुद को भी हिम्मत आती है। हाँ, आप कभी भी इवेंट देखना पैरा स्पोर्ट्स का, आप देखोगे कि यार जिसके पैर में प्रॉब्लम है वो रनिंग कर रहा है, थक रहा है और वो उस मेडल के लिए रो रहा है जो उसको नहीं मिला है, क्योंकि वो मेहनत करके आया है। वो सब चीज़ें आप देखोगे ना, आप बोलोगे यार हम जो दिन में हमारी दिनचर्या होती है तो वो तो नॉर्मल है। वो स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं है। वो स्ट्रगल नहीं लगेगा आपको उसके सामने। वो फाइट कर रहा है, इंजरी से लड़ रहा है, दर्द में भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, कंपटीशन खेल रहा है। मेरा मांस फट गया था एंकल का और मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल देना था और वो सूज के पूरा इतना इतना भर गया ऊपर से। मैंने क्या किया, मुझे कंपटीशन खेलना था। वो एक वीक पहले इंजरी हो गई थी, एक वीक में पूरा सूज के हो गया, मेरे से चला नहीं जा रहा था, हाई जंप करनी थी। उधर मैंने पट्टी ली, गरम पट्टी, उसको टाइट करके बांध दिया, पूरा टाइट करके। उधर 1-2 लकड़ी लगाई अंदर और पूरा टाइट करके बांधा, दर्द था पूरा। और मैं कुछ टैबलेट भी नहीं खा सकता था पेन किलर वगैरह, क्योंकि वो नाडा में डोप में आ जाते। तो वो कंपटीशन मैंने जो क्वालीफाई राउंड था वो दर्द में था और क्वालीफाई भी कर लिया। उसके बाद 2 महीने बेड रेस्ट करा मैं, अंदर से लिगामेंट्स पूरे फट गए थे कंपटीशन में। तो इससे मतलब वही जो हम पहले बात कर रहे थे, अगर कोई भी ऐसी तकलीफ आए, डिफिकल्टी आए, तो सबसे ज्यादा मतलब वो उसके पेरेंट्स को या उनको क्या देखना चाहिए? उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत सारे चैलेंजेस जो अभी भी हम कर सकते हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि देखो, इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है कि पेरेंट्स आपको कभी आपको बुरा नहीं चाहेंगे यार। गलती उस टाइम पे ये है कि समाज डिमोटिवेट कर देता है
बेचारा बोल के उनको ऐसी चीजें बोल देता है जो उनके दिल को चुभ जाती हैं, फिर वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं अंदर। अगर उसके अंदर 1% भी चीज वो भरने की कोशिश कर रही होगी, कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होगी, उसको कोई डिमोटिवेट कर दे उसी टाइम पे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ ही पर्सन ऐसे होते हैं कि यार डिमोटिवेशन को एक मोटिवेशन के रूप में चेंज करके अपना आगे बढ़ जाते हैं। वो माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता। हर कोई नहीं है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं इसी चीज में, और आजकल तो केसेस भी बहुत सारे हो रहे हैं। कोई फैमिली फेलियर है, कोई लव फेलियर है, और कोई अपने जॉब से परेशान है, सुसाइड कर लेते हैं, और सुसाइड में बच गए तो फिर वो हैंडीकैप में आ जाते हैं, और जब उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से फिर वो आगे वैसे भी टूट जाते हैं। फिर उनकी लाइफ को चेंज करके स्पोर्ट्स का नाम देना, वहां से उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। स्पोर्ट्स में इतनी पावर है कि वो मतलब इतनी नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल देती है, आप ये कहना चाहते हैं? ओके। जहाँ मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, वहाँ स्पोर्ट्स काम करता है। तो ठीक है, पहला काम बहुत ज्यादा हुआ कि माइंडसेट का। उसके बाद मैं ट्रेनिंग कैसे शुरू करूं? मान लो मैं मोटिवेटेड हूं, मैं करना चाहता हूं, तो अब मैं ट्रेनिंग के लिए कौन सी स्पोर्ट चूज करूं, या कौन सी ट्रेनिंग कहाँ करूं? क्या फैसिलिटीज मिलेंगी हमें इंडिया में सब जगह? अभी देखो, पहले तो ये सब चीज़ें बहुत हार्ड थी कि पैरा स्पोर्ट्स का कोई कोच को निकालना, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स को पहले कोचिंग कराने में जो एबल बॉडीज था, वो पैरा स्पोर्ट्स को जो एबल बॉडीज का कोच है, वो सीधा नहीं समझ सकता उसको। ये तो समझ नहीं सकता। एक तो पहले उसको शर्म आएगी, वो डिसेबल पर्सन को साथ में लेके जा रहा है, उसको ट्रेनिंग करा रहा है, अच्छा, सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। उसको आसपास के दोस्त उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, कोच को। तो पहली फाइट तो कोच की भी स्टार्ट हो जाएगी उसके साथ। अगर पैरा एथलीट के साथ कोई जुड़ेगा तो उसकी फाइट भी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी समाज से लड़ेगा। तब अगर कोच एग्री हो जाएगा वो लड़ने के लिए मेंटली स्ट्रांग है, तब पैरा एथलीट की कोचिंग स्टार्ट होगी। ऐसा कोच ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। लेकिन अभी तो नॉर्मल है सब। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अभी तो पैरा स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, और बहुत कोचेस भी हैं। तो अभी ज़्यादा अभी पीसीआई भी, अगर पीसीआई में कोई पैरा स्पोर्ट्स स्टार्ट करना चाहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी करेगा तो उनको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे ये कोच हैं, आप इनसे जाके मिल लो, ट्रेनिंग करा देंगे आपको, आपके इवेंट चूज करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, ओके। और उसके बाद ट्रेनिंग, डाइट, उस सब के बारे में कौन बताता है, कैसे रहता है वो सब? देखो, पहले तो कोच को ही बहुत नॉलेज होती है, वो ही बहुत सारी चीज़ें बता देगा। जैसे कि मैं अभी तक कोच की ही मानता हूँ। 6 साल हो गए मेरे को उनके साथ। जैसे वो बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। मैं उनसे क्वेश्चन नहीं करता कि ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब क्यों बोल रहे हो। उन्होंने बोला कि ये खाना है शाम को जाके, ये ऐसे रहना है, आइसिंग करनी है, या शाम को ये वर्कआउट है, ये पेन है तो इसमें कर ले, पेन ज़्यादा है तो थोड़ा रेस्ट कर ले। मैं उनके हिसाब से चलता हूँ। फिर जो डाइटिशियन होते हैं वो बाद में आते हैं, जुड़ते हैं, तो कोच से ज़्यादा कोई नहीं जानता एथलीट के बारे में, कि भाई वो कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। एथलीट बता भी देगा उनको, तो वो कुछ चीज़ें सजेस्ट कर देंगे। वो मैं नहीं बोलता कि वो हेल्प नहीं करेंगे या यूजफुल नहीं है, यूजफुल है, लेकिन कोच से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। और ठीक बोला आपने कि कोच क्योंकि सारा टाइम वो देखता है, और शायद उसने खुद भी वो जर्नी कहीं ना कहीं देखी हुई है, और इतने सारे और प्लेयर देखे हैं, तो वो बता सकता है। लेकिन इस सब के बीच में अगर मान लो मेरे से नहीं बन पा रहा, स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, फेलियर हो रहा है बार बार, तो फिर मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँ? जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो सोच के। क्या मतलब? जैसे मेरे को लगता है कि मैं कहीं टूटने वाला हूँ, कभी कभी फील होता है, तो जैसे आपको हुआ था मान लो। हाँ, तो मैं आंख बंद करके बस ये सोचता हूँ मैं कर क्यों रहा हूँ। शुरू क्यों किया था? क्यों किया था? फैमिली के लिए शुरू किया था, अपने कोच के लिए शुरू किया था। तो बस वहीं से मोटिवेशन मिल जाता है कि यार सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके लिए आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर आप उनकी जर्नीज को देखोगे, वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हो, आप जिस खिलौने से खेल रहे हो, वो खिलौना कैसे आ रहा है, किस पैसे से आ रहा है, और वो पैसा आने में कितना मेहनत लग रही है खून और पसीना लगा है, तो आपको मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ छप जाएगी। आप गलत काम करने से पहले भी 2 बार ये सोचोगे कि यार मेरी फैमिली ने मेरे को इस चीज़ के लिए बड़ा किया है। अगर आप ये सब चीज़ें समझ लोगे तो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई है नहीं आपकी लाइफ में। ओके, ओके। और इस फील्ड में मान लो मैंने ट्राई करा लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं बन पाया,
तो कोई और भी ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस हैं मेरे लिए? कोचिंग करियर्स होते हैं, पैरा में कोचिंग में चले जाओ आप। पैरा कोचिंग में चले जाओ आप। हैं दूसरे आजकल पैरा कोचेस हैं? हाँ पैरा कोचेस हाँ, जो खुद भी गवर्नमेंट पैरा कोचिंग, मतलब हाँ पैरा हाँ, एथलीट्स। पैरा एथलीट्स हैं और वो कोच कर रहे हैं, ओके। कोचिंग भी कर रहे हैं। और नहीं करना है तो भाई आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाके और वर्क संभाल लो, ऑफिस वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन या हाँ। मैनेजमेंट। थोड़ी सी पढ़ाई कर लो और चले जाओ उधर, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या फेस करना पड़ता है। तो स्पोर्ट्स से जुड़ा इंसान स्पोर्ट्स को जल्द और आसानी से संभाल सकता है और अच्छे तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं कर। नाइस। रैपिड फायर करें? हाँ ओके चलो। अगर आपकी लाइफ पे एक मूवी बने, उसका क्या टाइटल होगा? फाइटर। फाइटर, हाँ नाइस। कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो? मेरे कोच साहब और मेरे पेरेंट्स बस। लेकिन जैसे और कोई अदर एथलीट्स, स्पोर्ट्स पीपल हो? अदर एथलीट, चंदू चैंपियन मूवी बनी थी। हाँ अच्छा। आप रिलेट कर पाए थे उस मूवी से? मैंने पेरिस पैरालंपिक से पहले 2 से 3 बार देखी है, अच्छा तो वो मेंटली बहुत हील किया उसने, अच्छा मोटिवेट रखा है मुझे। अच्छा। रैपिड फायर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस बारे में, चंदू चैंपियन से क्या क्या रिलेट कर पाया बहुत ज्यादा? 2-2 3-3 बार क्यों देखी? कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, गोली लग गई, फिर स्पोर्ट्स छूट गया जो कि मेरा 2019 में छूटा था सेम। फिर वापस लेके आए, उनके कोच उनको लेके आए, बताया पैरा स्पोर्ट्स होता है, ये होता है। सेम मेरे साथ वो चीज़ें हुई थी। तो देन वो सब चीज़ें मुझे लगती हैं कि यार मेरी जर्नी से कुछ जुड़ी हुई है, तो वो मोटिवेट करती हैं फीलिंग्स। और काफी अच्छी बनी हुई है मूवी है ना, तो अच्छा फीलिंग। ओके नाइस। कंपटीशन से पहले कोई एक चीज है जो मैं जरूर करता हूँ? ज़्यादा पानी पीना। पानी पीना। ओके। और कितना पानी पीते हो दिन में? कॉम्पिटिशन टाइम पे मैं 8 से 9 लीटर पी जाता हूँ। खाना बहुत कम हो जाता है, और खाना भी बस वही फल फ्रूट्स, सैलेड, कुछ अंडे, दाल, रोटी खत्म, चावल खत्म, कार्ब्स खत्म एक तरह से। एकदम खत्म। और 8 से 9 लीटर? हाँ, कॉम्पिटिशन टाइम पे इतना हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और नॉर्मल डेज पे? नॉर्मल डेज पे मेरा 3 से 5 लीटर के बीच में रहता ही रहता है। ओके। कोई ऐसी जगह जहां आप सबसे ज्यादा पीसफुल फील करते हो? जगह कोई सी भी हो, पर मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा। तो क्या क्या फील करते हो फिर तब? थोड़ा सुकून। ओके। कौन सी स्पोर्ट में होता है अगर एथलेटिक्स में ना होते? मैं वॉलीबॉल में होता। वॉलीबॉल। पैरा भी होती है? हाँ, अभी आने लगी है, आने लगी है। ओके। सिटिंग में आ गई है, अच्छा, लेकिन स्टैंडिंग में अभी नहीं आई है। स्टैंडिंग में नहीं आई। ओके। कोई ऐसा ड्रीम जो अभी भी अचीव करना चाहते हो? एक तो अपना पहला तो यही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला गोल्ड, हाँ। क्योंकि अभी तक मेरे पास है नहीं। और पापा जी का एक सपना है हॉस्पिटल वाला, वो तो भी। होपफुली इस साल हो जाएगा। हाँ, सबसे पहला तो वही है जो मुझे जल्दी से अचीव करना है, वो खुशी देखनी है उनके चेहरे पे। अच्छा अच्छा ओके। और कोई ऐसी अपनी पहचान जो आप छोड़ना चाहते हो हमेशा के लिए? नहीं, अगर मैंने छोड़ दी तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें नहीं होंगी। नहीं, क्यों? नहीं, क्योंकि मेरी एक ही पहचान है बस, स्पोर्ट्स पर्सन। अगर वही चीज़ छोड़ दी तो सारे सपने अधूरे हो जाएंगे। ओके। कोई ऐसा गाना जो आपका मूड एकदम लिफ्ट कर देता हो? मोटिवेशनल सॉन्ग कोई भी, अच्छा, अभी और आजकल कौन स्पोर्ट्स सा के सुन ऊपर रहे हो? हो या किसी भी चीज़ के ऊपर हो। अच्छा, कोई सुन रहे हो आजकल? नहीं, मैं चंदू चैंपियन की 1-2 गाने सुनता हूँ, हाँ और कभी सुल्तान के सुनता हूँ, स्पोर्ट्स म्यूजिक के हाँ ऊपर सूरमा के सुनता हूँ। हाँ। और एक और है जो कौन सी है वो, फाइटर की है वो, जो प्रियंका चोपड़ा ने जो बनाई थी, मैरी कॉम। मैरी कॉम, हाँ। उसके गाने कुछ सुनता हूँ। हाँ। अच्छा, स्पोर्ट्स वाले गाने, स्पोर्ट्स वाली मूवी हाँ। ज्यादा देखते हो? वो अलग से ही फील आ जाती है कि हाँ ये देखनी है। हाँ स्पोर्ट्स के ऊपर कोई भी मूवी हो हाँ तो उसमें एक खोने वाली जगह होती है, हाँ। हारने वाली जगह होती है, और फीलिंग्स होती हैं, और फिर उससे कैसे अपने आप को उभारना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है वो, तो वो अच्छी लगती है मेरे को। ओके ओके फाइन। थैंक यू सो मच प्रवीण, थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी। वी ऑल्सो हैव अ फ्यू रिचुअल्स विच वी ऑलवेज डू। एक हमारे पास स्लेट है, हम उसको क्वेस्टर स्लेट बोलते हैं।
तो मैं चाहूंगा आप भी लिखो जो भी आपका क्वेस्ट है। वैसे आपने बहुत सारी बात करी है, बट दिस इज द स्लेट, तो इसमें जो भी आपको अच्छा लगे। ऑलवेज फाइट फॉर योर ड्रीम्स। वाह, बहुत अच्छा, नाइस। और आपने किया भी है। हाँ मूवी का नाम भी फाइटर होगा शायद। आई थिंक कोई बनाएगा तो। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। वी आल्सो हैव अ स्मॉल गिफ्ट। ओह थैंक यू, ये आपके बहुत अच्छा बना है। आपके क्वेस्ट ने इतने लोगों को इंस्पायर किया, यू नो, यू आर इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल। आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू भी जितनी अच्छी आपने बातें बताई हैं सबको और इंस्पिरेशन मिले और गाइडेंस मिले। इंस्पिरेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी जर्नी, चाहे मेरी हो चाहे किसी भी की, अगर वो जर्नी आपको आपके गोल की तरफ उठ के दोबारा उसको अचीव करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रही है, तो कोई फायदा नहीं है। आप माइंड से मोटिवेट हो जाओ, लेकिन आप उस गोल की तरफ नहीं बढ़ो, तो एक्शन नहीं लोगे मोटिवेशन, तो। हाँ वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। सही बात, सही बात। तो इंस्पिरेशन काम करना उसके बाद जरूरी है, एक्शन। काम करना जरूरी है। Correct. आप मोटिवेशन इंस्पिरेशन मत लो, ले रहे हो तो बहुत सही बात है, लेकिन वर्क कर रहे हो वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण, बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू।